हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी फिर से सुबह वाले सेट में जो कि जीके जीएस का सेट है उसमें हम लोग जुड़ चुके हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशंस में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं उसको देखते हैं। तो सुबह में बहुत लोग जुड़े थे, जैसे कि अंकुर जुड़े थे, मिथिलेश जी जुड़े थे, रितु रंजन जी जुड़े थे, प्रियांशु जुड़ी थी। तो जो सारे लोग जुड़े थे फिर से आप लोगों का स्वागत है भाई। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशंस में इस सेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं उसको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। उससे पहले थोड़े लोग को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। 1 मिनट वेट कर लिया जाए सभी का, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ लोग लेट से जुड़ते हैं और सुबह वाले क्लास में बहुत लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसका रीजंस क्या है कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि सभी लोग सोए रह जा रहे हैं या क्या। तो जगिए, अब सोने का समय नहीं है। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन सा राजवंश था? कौन सा राजवंश था? पल्लव राजवंश, पाल राजवंश, प्रतिहार या चोल? कौन सा राजवंश था जो कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और उनकी राजधानी कांचीपुरम थी? आपको बताना है कौन होगा। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि 7वीं और 8वीं शताब्दी कौन सा शासक था, मतलब कौन सा राजवंश था जो कि शक्तिशाली था और उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। और कुछ लोग होते हैं कि जो किसी क्लास को मिस नहीं कर पाते हैं, जिनमें से कि रितु जी हैं, मिथिलेश जी हैं, प्रियांशु है। तो इन सारे लोग क्लास करते रहते हैं। चलिए इसकी अगर बात कहा जाए सर कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी, वह कोई और नहीं, वह था पल्लव राजवंश। कौन था? यह था आपका पल्लव राजवंश। कैसा राजवंश? कौन सा राजवंश था? यह था पल्लव राजवंश। ठीक है। अब पल्लव राजवंश की अगर बात कहा जाए कि पल्लव राजवंश की जो पल्लव राजवंश है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किए थे सी विष्णु ने। किसने किया थे? सी विष्णु के द्वारा किया गया था। तो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सी विष्णु थे, और जो सी विष्णु थे एक उपाधि धारण किए थे जिसे अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे। अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे। और सी विष्णु के दरबार में एक रहते थे जिनका नाम था भारवी। क्या था? भारवी। तो आपसे पूछता है कि भारवी किनके दरबार में रहते थे? तो सी विष्णु के दरबार में रहते थे, और सी विष्णु अवनी के उपाधि धारण किए थे। और भारवी ने कौन से पुस्तक लिखा था? तो एक पुस्तक था जिसका नाम था कृताजूनियम। कृताजूनियम थे। तो पूछता है कि कृताजूनियम किसके लेखक कौन है? तो भारवी हैं। और भारवी किसके दरबार में रहते थे? सी विष्णु। और पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सी विष्णु को। और सी विष्णु ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे। और बात कहा जाए तो ध्यान से सुनिए, और एक क्वेश्चन बनता है कि जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वे था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर करेंगे कि नवंबर 1525 में स्थापित हुआ। बाद में बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में
पानीपत में 21 अप्रैल बताना है, 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। मतलब कि 21 अप्रैल कब, 1526 को, 1527 को, 1521 को बताना है कि पानीपत में कब मिला था। जब 1525 में, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूर पानीपत जो कि हरियाणा में है उस स्थान पे मिला था 21 अप्रैल 1526 को, 1527 को या 1528 को। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो फटाफट से आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा। तो चलिए, इसका आंसर के पता है कि सभी को पता है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, जो पानीपत का युद्ध हुआ था कब हुआ था, क्योंकि वहाँ इब्राहिम लोदी के साथ ही जाके मिला। तो पानीपत का युद्ध जब हुआ था वे हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो पानीपत का युद्ध हो जाएगा। अच्छा, पानीपत के युद्ध के बारे में अगर बात कहा जाए तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। किसका? तो जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अच्छा, और एक और बात आपसे पूछता है कभी कभार कि जो पानीपत है यह है कहाँ? तो पानीपत है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? पानीपत हरियाणा में। पानीपत के युद्ध में जिस विधि से लड़ा गया था, बाबर ने पानीपत के युद्ध में एक विधि अपनाया था लड़ने का, जिसे तुगलकनामा युद्ध पद्धति कहा जाता है। कौन सा नामा? तो तुगलकनामा युद्ध पद्धति को अपनाया था, जिसमें कि तोप का भी प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? तोप का प्रयोग भी किया था, तोप खाने का प्रयोग भी किए थे। इन बातों को भी आप ध्यान में रख सकते थे। अच्छा, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जब हार जाते हैं तो बाबर और मध्य होता है, बाबर इसमें जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। ठीक है। और बात कहा जाए कि बाबर के बारे में कुछ जानना चाहें तो कहेंगे कि जो बाबर जो था अपने पिता की ओर से, पिता के वंशज से यह पांचवा वंशज था। ठीक है। जबकि चंगेज खां के जो वंशज, उसकी माता जो थी चंगेज खां की वंशज थी, उसका यह 14वां वंशज था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि बाबर का। अच्छा, यह तो 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा था पानी पिया खाना खाया, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च को। ये भी याद रखेंगे क्योंकि अपडेट पूछ रहा है। तो खानवा के युद्ध हुआ था 17 मार्च को। किनके बीच खानवा का युद्ध हुआ था? तो जो खानवा का युद्ध 1527 में 17 मार्च 1527 को हुआ था, ये बाबर और मेवाड़ के राजा जो थे रणसंगा के मध्य लड़ा गया था और इसमें रणसंगा क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। और 1519 में बाबर जो है 1519 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को याद रखेंगे कि 1519 में जो बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1519 में, जब किए थे 1519 में किया था तो किस जाति के खिलाफ? तो यूसुफजाई जाति के खिलाफ किया था। यूसुफजाई जाति के खिलाफ किए थे। और जब यूसुफजाई जाति के खिलाफ इन्होंने पहला आक्रमण 1519 में किया था, जो कि यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। अच्छा, जब उन्होंने 1519 में पहला युद्ध जीता था तो बाबर ने, अब पूछता है कि किस क्षेत्र को जीता था? तो यह बाजौर को, जो बिजौर है उस क्षेत्र को जीते थे। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो हो गया था 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। इन सारे बातों को आप बाबर के बारे में याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष शुरू हुआ था कब? 1942 में, 1943 में, 1945 में या 1944 में? सभी लोग इसका आंसर करेंगे।
चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित हुआ था, मतलब कि कब आरंभ हुआ था। चलिए अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? सुनिए, जब क्रिप्स मिशन 1940 में आया था। कब आया था? क्रिप्स मिशन 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद, जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया, असफल होने के बाद, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1940 में जब आया था, क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो यह भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरुआत होता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, यह नागरिकों के द्वारा किया गया था। तो यह कैसा था? नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। तो पूछेगा कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो कहेंगे कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। भारत में अब तक, भारत में जो था, दो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि इतिहास के सबसे दो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। एक तो 8 अगस्त 1942 का आंदोलन और एक था 1857 की क्रांति। यह सबसे महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में, और जो कि स्वतंत्रता को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। असहयोग आंदोलन और 1857 की क्रांति, इन सब बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि यह महात्मा गांधी के द्वारा। अब पूछता है कि जो MK गांधी थे, महात्मा गांधी ने इसी में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा भी दिए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन को ही क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त के जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत, ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत क्या किया गया, जितने भी नेता थे उनको सुबह ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और महात्मा गांधी को, जो महात्मा गांधी थे, इनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था, तो उनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। बाकी जितने भी नेता थे उनको कहाँ रखा गया था, तो उनको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमानित आयु कितनी होनी चाहिए? कि मतलब कि आपकी जो कल कारखाने हैं, कंपनी में जब जाते हैं आप, तो आपके लिए अनुमानित कितनी आयु होनी चाहिए? 14 वर्ष की, 18 वर्ष की, 16 वर्ष की, 21 वर्ष की? सभी लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट से कि क्या इसका आंसर होगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए कि इसका आंसर, चलिए सबको पता है कि भारत कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की जो अनुमानित आयु है वे है 14 वर्ष। कितने वर्ष है? तो 14 वर्ष है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अनुमानित, क्योंकि आपका अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कल कारखाने में कार्य में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 24 ही कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में, कल कारखाने में या जोखिम भरने वाले कारखानों में आप काम नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, वेंकैया नायडू थे, रविन्द्रनाथ कोविंद थे, प्रणब मुखर्जी थे। आपको बताना है 2018 के अनुसार 2018 में राष्ट्रपति पद पे कौन थे, और आपको कमेंट में बताना है कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग कि 2018 में कौन थे। तो अभी वर्तमान में भी पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन है। चलिए 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइए, और फिर आपको बताना है कि 2020 में राष्ट्रपति कौन है। चलिए
तो आप सबों को पता है कि अगस्त 2018 में अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो हैं वे हैं श्री रामनाथ कोविंद साहब। तो श्री रामनाथ कोविंद साहब जो हैं यह 2018 में भी हैं और यह 18 में जब हैं तो यह 2023 तक भी रहेंगे, तो 20 में भी यही होंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं। 1982 में हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में विधानसभा में चुनाव पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ? बिहार में, दिल्ली में, केरल में या पंजाब में। मतलब कि जब ईवीएम लाया गया, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, मतलब ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन। तो आपको बताना है कि 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विधानसभा में चुनाव पहली बार लाई गई थी। किसमें? बिहार के, दिल्ली के, केरल के या पंजाब के। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि 1982 में इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन्स के विधानसभा में चुनाव पहली बार कहाँ कराया गया था, तो वे केरल में कराया गया था। तो आपसे पूछे कि 1900, ये भी पूछ सकता है कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1982 में, केरल में। अच्छा, 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद, जो लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव के बाद क्या कर दिया गया है कि 2004 के लोकसभा के चुनाव के बाद सभी लोकसभा और सभी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, उसमें भी इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जब डैश डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। मतलब कि किसके भिन्नता होने के कारण जाति उद्भव होता है? भौगोलिक विलगन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, भूकंप के कारण या चक्रवात के कारण। आपको बताना है कि क्या भौगोलिक में विलगन के कारण, मतलब कि भौगोलिक में अलग कारण, या जलवायु परिवर्तन। बताइए कि भिन्नता उद्भव कैसे होता है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भिन्नता उत्पन्न कैसे होता है। चलिए, तो आपसे पूछा है कि जब डैश डैश के साथ विभिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। तो जो भौगोलिक विलगन होगा, भौगोलिक विलगन के कारण, जब भौगोलिक में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें अलग अलग होंगे। जब भौगोलिक विलगन होता है तो इसमें क्या होते हैं कि पौधे, जीव में आपस में आदान प्रदान करने के कारण जो उसमें विभिन्नता आ जाती है, तो विभिन्नता के कारण जो होता है भौगोलिक उत्पन्न होता है। तो आपसे पूछे कि विभिन्नता होती है, जैसे जाति उद्भव कैसे होता है, तो भौगोलिक विलगन के कारण से होता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा है कि बेलन दर्रा, बेलना दर्रा नहीं है, यह बेलन दर्रा है, जो रोटी पकाने वाला बेलन है। आपको बताना है कि बेलन दर्रा किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में है, भूटान में है या चीन में है? बताइए कि बेलन। तो फटाफट से बताएंगे कि बेलन है। तो सभी लोग बताइए कि बेलना दर्रा, बेलन दर्रा, बेलना दर्रा नहीं, बेलन दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बेलन दर्रा किस राज्य में, किस देश में स्थित है? तो बेलन दर्रा को बेलन से मारिए पाकिस्तान को, बेलना बेलना मराएगा कौन? पाकिस्तान। तो कहेगा कि बेलन दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। और यह किसको किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान के या बलूचिस्तान में स्थित है। और यह किसको जोड़ता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि यह क्वेटा को खक्खर से जोड़ता है। क्वेटा को खक्खर से, क्वेटा जो कि पाकिस्तान में है, क्वेटा को खक्खर से जोड़ता है। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो बेलन दर्रा है पाकिस्तान में, यह जो है जो दक्षिण एशिया से लोग आते हैं, दक्षिण एशिया से व्यापार और जो आक्रमणकारी आते हैं उनका यह क्या है? एक प्रवेश द्वार है। कौन? बेलन दर्रा। और खानाबदोश जनजाति भी कुछ आते हैं, उनका भी क्या है? यह एक प्रवेश द्वार है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, जम्मू कश्मीर में है? बताइए,
जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है या सिक्किम में है? सभी लोग चलिए आपको पता है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता होगा कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। क्यों यह गुजरात राज्य में स्थित है? क्योंकि गुजरात राज्य में कच्छ के जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात राज्य के यह कच्छ के रण में स्थित है और कच्छ के रण में स्थित होने के कारण क्योंकि यहाँ से नमक उत्पादन होता है ज़्यादा। क्या होता है? नमक उत्पादन होता है। सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात के कच्छ के रण को कहते हैं। यह क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा है जो विश्व का, भारत का बताना है कौन सा हवाई अड्डा है जो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट, ओमैसी हवाई अड्डा, बताइए कौन सा है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर करिए सभी लोग। चलिए, भारत में हवाई अड्डे में सबसे व्यस्त के रूप में कहा जाए तो जो आपका छत्रपति शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है, यह सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा एकल रनवे वाला है। क्योंकि इसमें जो कहा जाता है कि यह 65 सेकेंड में एक उड़ान उड़ता है, क्योंकि यह जो है 837 उड़ानें जो है एक दिन में 837 उड़ानें भरती है, इसीलिए विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जाना जाता है। और क्योंकि 757 हवाई अड्डों के साथ माने उड़ान वाले जो लंदन में है, 757 एक दिन में 757 हवाई अड्डा उड़ता है एक रनवे पर, वे है लंदन के गैटविक हवाई अड्डा। कौन है? गैटविक हवाई अड्डा। तो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा रनवे वाला कौन है? तो छत्रपति शिवाजी है। इस बातों को आप ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छापा गया सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक क्या है? आपको बताना है कि जो 200 का नोट है उस पर किसका चिन्ह को छापा गया है? लाल किला के, ताजमहल के, आगरा के किला को या सांची के स्तूप को? आपको बताना है कि किसका छापा गया है और सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि किसको छापा गया है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करिए कि 200 के नोट पर किसको छापा गया है। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में कौन सी नई नीति 200 रुपए के नोट पर छापा गया सांस्कृतिक विरासत है, तो इसमें 200 के नोट पे सांची का स्तूप स्थित है। क्या है? सांची का स्तूप स्थित है। देखिए, कुछ नोटों पे आपको बता देते हैं कि कौन कौन से नोट पे किसका छाप है। तो आपसे पूछे कि 10 रुपए पे, तो कहेंगे कि 10 रुपए पे कोणार्क का क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का उल्लेख है, मतलब कि छाप है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का उल्लेख है। आपसे पूछे 20 नंबर पे बताए, जो 20 रुपए के नोट है उस पे किसका है? तो एलोरा के गुफा का। एलोरा, कौन सा लोरा? तो एलोरा की गुफा है। फिर आपका 50 रुपए के नोट पे हम्पी का, कौन सा? हम्पी का, हम्पी की रथ की संरचना है। फिर हो गया 100 रुपए के नोट पे तो रानी का वाव, रानी का जो वाव है उसका है। फिर हो गए आपके 200 के नोट पे, तो 200 के नोट पे तो अभी हो गया सांची का स्तूप का। फिर आपके पास हो जाता है 500 के नोट पे, तो 500 के नोट पे कौन सा है? तो दिल्ली का लाल किला है। तो दिल्ली का क्या है? यह लाल किला है 500 के नोट पे। दिल्ली का लाल किला 500 पे, सांची का स्तूप हो गया कितने पे? 200 पे। और फिर होता है 2000 पे, तो 2000 पे सबको पता है कि 2000 पर मंगलयान है। कौन है? मंगलयान है, तो याद रख सकते हैं। तो ये होते हैं 10 रुपए पे कोणार्क के सूर्य मंदिर। सुबह सुबह जागिए, 10 रुपए का प्रसादी सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए।
सूर्य दीजिए, देखिए यहाँ 10 रुपये से कहेंगे पहला 10 रुपये है तो 10 रुपये के प्रसादी लेके सूर्य देवता को चढ़ाने जाइए, क्योंकि जब जगते हैं तो नहाने के बाद सूर्य देवता लौटते हैं। तो 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य का दर्शन करने के बाद आपको चल जाना है एलोरा के गुफा मंदिर पे 20 रुपया लेकर, क्योंकि 10 रुपया प्रसादी 10 रुपया जाने में, तो 20 रुपया में एलोरा, 50 रुपया में हम्पी का रथ, क्योंकि एलोरा पहुंच गए, अब वहां से रथ में आने पर 50 रुपया पर हम्पी का रथ। 100 रुपये पर रानी, क्योंकि 100 रुपये में रानी को आप मना सकते हैं, 100 रुपया दीजिए आपकी रानी मान जाएंगी। 200 रुपये देने पर, क्योंकि मान गए, क्यों दे रहे हैं तो मनाने के लिए 100 रुपये और साच बुलवाने के लिए उसको 200 रुपये देना होगा, क्योंकि झूठ बोलती है। तो रानी को मनाने के लिए 100 रुपये और 200 रुपये पर सांची का स्तूप, 500 रुपये पर दिल्ली के लाल किला पर मोदी जी जो हैं, और सांची का स्तूप 200 पे और 2000 पे मंगलयान है। इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, वित्तीय वर्ष के बदलाव कर जनवरी से दिसंबर तक 159 करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जो वित्तीय वर्ष को बदल कर जनवरी, जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष को बदल कर जनवरी से दिसंबर तक करने वाले 159 करने वाले भारत के राज्य में कौन है आपको बताना है। एक सेकंड, थोड़ा करेक्ट, यहाँ पे ए नहीं है, इसको मिटा दीजिएगा। जो ए है 159 किसी प्रकार टिपा गया है। आपको बताना है कि जो वित्तीय वर्ष के बदलाव जनवरी से, जो जनवरी है, जनवरी से दिसंबर कर दिया, जो वित्तीय वर्ष उसका जनवरी होता है, दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, यानी कि उसका वित्तीय वर्ष जो है बदल के जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका है। सभी लोग बताएंगे कि कौन है। जल्दी से आंसर करिए, इसका कौन होगा। चलिए, अगर बात कहा जाए तो जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी वित्तीय वर्ष, क्योंकि आपको पता है कि जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से, कितना से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक होता है। तो इन इतिहासों को समाप्त करके मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अब कहा कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होगा। तो यह पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सा राज्य है जो कि अपना जो पहला वित्तीय वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच रखा है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आते अगला, आयरिश राजनयिका तथा जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, जिसे WTO कहा जाता है, WTO वर्ल्ड जो होता है। तो एग्रीमेंट जो है जिसे गेट होता है ना, पहले गेट होता है, पहले गेट था, जिसका गेट का फुल फॉर्म क्या होता था, तो जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो होता था, ट्रेड एंड टैरिफ, या गेट है, गेट को बदलकर अब क्या कर दिया गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। कि पूर्व महानिदेशक जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि कौन जो थे गेट के या WTO के कौन से अध्यक्ष थे जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। वैश्वीकरण का जनक बताना है, पीटर सदरलैंड, पीटर ग्लिमोरा, केन रदरफोर्ड, कीफर सदरलैंड। बताइए कि कौन है जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वैश्वीकरण का प्रयास शुरू। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। तो चलिए इसका अगर देखने का बात कहें कि कौन से जो राजनयिका हैं जो जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के पूर्व महानिदेशक थे, जिनकी वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है, मुख्य रूप से वैश्वीकरण का। तो आपको पता है, देखिए यह जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जिसे गेट कहा जाता है, GATT गेट, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 1948 में था, इसी को बदलकर WTO 1 जनवरी 1995 को कर दिया गया है, 1995 को कर दिया गया है। तो गेट, और जो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप सबको पता है कि इसका मुख्यालय जनेवा में है। और जो पीटर सदरलैंड थे, पीटर सदरलैंड जो हैं, इन्हीं को वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो ये आयरिश थे, आयरिश राजनयिका थे, मतलब कि ये आयरलैंड के थे, और इन्हें जो है वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। किसे,
तो पीटर सदरलैंड को, इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो इसका राइट आंसर पीटर सदरलैंड हो जाएगा। अगला, कौन सा कर्नाटक संगीत के एक राग है? ठुमरी, ख्याल, सिंधु भैरवी या टापा? आपको बताना है कि कर्नाटक संगीत का एक राग है। सभी लोग इसका कमेंट में आंसर करेंगे कि क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। कर्नाटक संगीत का एक राग है ठुमरी, ख्याल, सिंधु भैरवी या टापा? चलिए आंसर करिए सभी लोग। चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए सर कि कौन सा एक कर्नाटक संगीत का एक राग है, तो जो सिंधु भैरवी है, कौन है? जो सिंधु भैरवी है, सिंधु भैरवी कर्नाटक संगीत का एक राग है जो कि प्रातः काल में गाया जाने वाला है राग है। कौन सा? तो यह प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। जबकि ठुमरी, ख्याल और टापा जो है यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका क्या है? एक राग है। तो ठुमरी, ख्याल और टापा भारतीय शास्त्रीय संगीत का है, जबकि सिंधु भैरवी कर्नाटक संगीत का एक राग है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? शिवशेखर हैं, राधा कृष्णन है, सरोजिनी नायडू हैं या स्वामी विवेकानंद है? सभी लोग इसको बताएंगे कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक किसकी है। और यह आपका रिपीटिंग क्वेश्चन है और आपसे यह क्वेश्चन बना है, तो सभी लोग इसको बताएंगे कि कौन है। फटाफट से सभी लोग आंसर करिए और जुड़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, क्योंकि जुड़ना ही आपका एक परम कर्तव्य है जो कि आपको सफलता दिला सकता है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। चलिए, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको पता है कि यह क्या है? आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब जो हैं, इनके इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं। जो पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी पुस्तक लिखा था। अच्छा, सरोजिनी नायडू की पुस्तक की अगर बात कहा जाए तो सरोजिनी नायडू की पुस्तक है, कुछ देख सकते हैं, जैसे कि इनका पुस्तक है स्वर्णिम दहलीज। स्वर्णिम कौन है? स्वर्णिम दहलीज, फिर अगला इनका पुस्तक है द वर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम। और तीसरा इनका है दी बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द लिख सकते हैं, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। यह सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। स्वर्णिम दहलीज, द वर्ड ऑफ टाइम्स, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, यह किनकी पुस्तक है? तो सारे के सारे सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। जबकि शिव खेड़ा का जो है, शिव खेड़ा की जो पुस्तक है उनका पुस्तक है, सुनिए, शिव खेड़ा के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है फ्रीडम इज नाइट फ्री। कौन है? फ्रीडम इज नाइट फ्री, नाइट फ्री जो है इनकी पुस्तक है। फ्रीडम इज नाइट फ्री किसकी पुस्तक है? शिव खेरा की पुस्तक है। और एक इनकी पुस्तक आता है यू कैन विन, यू कैन विन इन्हीं का पुस्तक है। फ्रीडम इज नाइट फ्री, यू कैन विन द, ये भी शिव खेरा की है। और एक और पुस्तक है इनका लिविंग विद द ऑनर, हमेशा आता है कि लिविंग विद द ऑनर किसकी पुस्तक है? तो शिव खेरा की है। सबसे पूछा जाता है लिविंग विद द ऑनर शिव खेरा की है, फ्रीडम इज द नाइट शिव खेरा की है, और एक क्या है यू कैन विन, ये सारे के सारे किसकी है? तो शिव खेरा के द्वारा लिखा गया है। जबकि आपकी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक की बात कहा जाए तो आपको पता है कि कर्म योगी स्वामी विवेकानंद की है, ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद की है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मतलब योग वाला जो है स्वामी विवेकानंद की है। और एक और पुस्तक इनकी आती है द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट एंड द वेस्ट यानी कि पूर्व पश्चिम, किनकी पुस्तक है?
तो यह स्वामी विवेकानंद की है। तो इन बातों को याद रखेंगे। कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी सारे के सारे विवेकानंद की पुस्तक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य की से संबंधित है, सबको बताना है। उड़ीसा से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से और मध्य प्रदेश से। तो मधुबनी कला चित्र किस राज्य से संबंधित है, सभी लोग इसको बताएंगे कि मधुबनी जो है कला चित्र किससे संबंधित है। जल्दी से बताइए कि मधु के बनी, जो मधुबनी है, तो सबको पता है कि जो मधुबनी चित्र शैली है मूलतः किस राज्य की है। तो जो मधुबनी चित्र शैली है यह बिहार राज्य में है। अच्छा, ये तो मधुबनी चित्र शैली बिहार का हो गया, ठीक है। उड़ीसा का कहता है तो कहेगा कि उड़ीसा का पट्टचित्र, कौन सा, पट्टचित्र। तो पूछेगा कि पट्टचित्रकला जो है, पट्टचित्रकारी जो है किस राज्य की है, तो उड़ीसा के राज्य की होता है। तो कुछ सुन लीजिए, जैसे कि आता है पट्टचित्र उड़ीसा की, एक आता है वर्ली। वर्ली चित्र कहाँ की है, तो वर्ली चित्र है महाराष्ट्र की, ठीक है। पट्टचित्र उड़ीसा की। कलमकारी आता है, कलमकारी, कलमकारी कहाँ की है, तो कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा का पट्टचित्र बिहार का क्या हो गया, मधुबनी। जो मधुबनी है बिहार का हो गया, कलमकारी आंध्र प्रदेश का हो जाता है। और मध्य प्रदेश का गोंड चित्र आता है, कौन आता है, तो गोंड चित्र आता है, जो कि मध्य प्रदेश का, याद रख सकते हैं। एक फाड़ चित्र आता है, फाड़ चित्र, फाड़ चित्र जो है यह राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। एक आता है काली घाट चित्र, ये भी याद रखिएगा। देखिए कौन कौन से आ सकते हैं, तो काली घाट चित्र जो है यह पश्चिम बंगाल से आता है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो आपसे पूछे कि मधुबनी बिहार, पट्टचित्र उड़ीसा, वर्ली मुंबई, कलमकारी आंध्र प्रदेश। फिर कहेगा कि जो काली घाट है, जो काली माता होती है ना पश्चिम बंगाल में, तो कहेंगे कि काली घाट चित्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाड़, फाड़ कहाँ, राजस्थान में। फाड़ेगा कौन, तो राजा क्या करता है, फाड़ता है, तो कहेंगे कि फाड़ राजस्थान में। और मध्य प्रदेश का गोंड चित्र। ये सारे के सारे चित्र आपको याद रखने। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, कौन, मधुबनी बिहार, वर्ली मुंबई, पट्ट उड़ीसा, काली घाट पश्चिम बंगाल, फाड़ राजस्थान, गोंड मध्य प्रदेश। ये सारे के सारे आपके चित्रकला हैं। और चित्रकला से एक क्वेश्चन बना है, क्योंकि देखिए यह चित्रकला से क्वेश्चन जब बना है अगले बार में, तो इस बार में भी बन सकता है। अब आते अगले, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया जाता है। मतलब आपको बताना है, कभी भी इसी मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, इसीलिए डाला गया है कि फिल्म पुरस्कार का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्री, संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। सभी लोग इसका बताएंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे कि यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जल्दी से करेंगे, चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए, इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए सर, तो सबको पता है जो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो फिल्म को, पर्यटन को, सूचना को पर्यटन को सब देगा, यह सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो आपके सूचना के प्रसारण को, प्रेस को, फिल्म को संबंधित नियम कानून बनाने की जितनी भी कार्य हैं सब सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो फिल्म पुरस्कार का आयोजित भी किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला, हेनरी और द डिस्प्लेसेड जैसे लघु फिल्म का उपयोग, मतलब कि हेनरी और द डिस्प्लेसेड जैसी लघु फिल्म का उपयोग डैश डैश के बाजार के लिए किया गया है। वीएफएक्स के लिए, वीआर प्रौद्योगिकी के लिए, 7D एनिमेशंस के लिए, 3D एनिमेशन के लिए। आपको बताना है किसके लिए किया गया है। सभी लोग बताएंगे हेनरी और डिस्प्लेसेड। तो जल्दी से आंसर करेंगे हेनरी और डिस्प्लेसेड। हेनरी और डिस्प्लेसेड कैसे लघु फिल्म उद्योगों के लिए किया गया है। चलिए जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। और क्योंकि आपका आज समय को बचा रहे हैं, क्योंकि डिस्कशंस भी कर रहे हैं,
क्योंकि आज जो है एडिट करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसीलिए। चलिए, हेनरी द डिस्प्लेसर जैसे लघु फिल्म के उपयोग जो है वे किस में किया जाता है? तो VR प्रौद्योगिकी में। जो VR प्रौद्योगिकी है, VR प्रौद्योगिकी जो है वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी प्रौद्योगिकी में होता है। तो आपसे पूछे कि हेनरी और द डिस्प्लेसर जैसे लघु फिल्म का उपयोग जो है वर्चुअल जो रियलिटी उद्योग है उसमें किया जाता है, प्रौद्योगिकी के बाजार के लिए किया जाता है। तो इस बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, कैगा जनरेटिंग स्टेशंस परमाणु ऊर्जा के उत्पादन स्टेशंस है जो कि कैगा किस राष्ट्र में स्थित है? बताना है कि कैगा जो परमाणु विद्युत संयंत्र है यह किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है? बताइए किस राज्य में स्थित है। सभी लोग इसको बताएंगे कि यह किस राज्य में स्थित है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो आप सबों को पता है कि कैगा जो है, कैगा जनरेटिंग पावर स्टेशन जो है वे कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के उत्तर जो कन्नड़ जिला के कैगा नामक स्थान पर है और यह काली नदी के किनारे है। आपसे पूछ सकता है कि कैगा जो है कर्नाटक में किस नदी के किनारे है? तो काली नदी के किनारे निर्मित है। यह संयंत्र जो है 2000 से कार्यरत में है, मतलब कि यह कैगा जो है कब से कार्यरत है? तो 2000 ईस्वी से क्या है? यह कार्यरत है। इस बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि कुछ आता है कवास, कवास भी जो है परमाणु संयंत्र कहाँ है? फिर आता है कवास भी आता है। बहुत सारा जो परमाणु संयंत्र है जो कि आपको देखना है और इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपसे पूछा था कि कैगा कर्नाटक कब से? तो 2000 से कार्यरत है और यह कर्नाटक में है। किस नदी के किनारे है? तो काली नदी के किनारे है। आइए अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 19 दिसंबर को, 24 मार्च को या 15 जुलाई को? सभी लोग बताएंगे कि कब मनाया जाता है। सभी लोग बताएं। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 19 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या 15 जुलाई को? तो आप सबों को पता है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वे आपके 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में तुंगभद्रा पुरस्कार, मतलब कि हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव कहाँ होगा? तो मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में? बताइए कि किस में होगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो चलिए बताइए कि हाल ही में तुंगभद्र पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप सबों को पता है कि जो तुंगभद्र पुष्कर महोत्सव है इसका आयोजन जो किया गया है वे आपको आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो कहेगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव, जो पुष्करम है तुंग के भद्रा, तो कहेंगे कि आंध्र के प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में, हैदराबाद, देहरादून में, श्रीनगर में या हरिद्वार में? बताइए कि मॉस गार्डन, यह रिपीटिंग क्वेश्चन है। कल का यह क्वेश्चन क्या दिया गया था, आपको बताना था कि कौन सा है। तो जल्दी से बताइए कि हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में, देहरादून में, श्रीनगर में या हरिद्वार में? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलिए, इसका अगर आंसर की अगर बात कहा जाए तो किसे जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन है? तो नैनीताल के उत्तराखंड में स्थित है, पता है सबको। आइए, हाल ही में किस राज्य में सूर्य सरोवर रामसार स्थल को दर्जा दिया गया है? आपको बताना है कि सूर्य सरोवर जो रामसार है यह किस राज्य में है? केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है? बताइए कि सूर्य सरोवर किस राज्य में स्थित है? सूर्य सरोवर की दर्जा किस राज्य को दिया गया है? जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए, अगर इसकी अगर बात कहा जाए तो सूर्य सरोवर झील रामसार के स्थल में दर्जा में जो दिया गया है वे किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर एफ 2020 से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड नाम है इसका, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है करीना कपूर खान को, दिया मिर्जा को, कंगना रनावत को या ऋचा चड्ढा को? बताइए कि किन्हें भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 का? तो सबको पता है कि जल्दी से आंसर करिए, करीना कपूर खान का, दिया मिर्जा को, कंगना रनावत को या ऋचा चड्ढा को? चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए सर कि किसको मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, तो वह मिला है ऋचा चड्ढा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋचा चड्ढा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दादी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत किया है? दाई दादी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत किया है? उत्तराखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने? बताइए। दाई दादी क्लिनिक, दाई दादी क्लिनिक, जल्दी से बताइए सभी लोग। दाई दादी क्लिनिक, चलिए, दाई दादी क्लिनिक की अगर बात कहा जाए कि शुरुआत कहाँ किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ में किया गया। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला, हाल ही में किसे ब्रिटेन के वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? जो वातायन में जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान है उसमें चयनित किया गया है। अरविंद केजरीवाल को, राजनाथ सिंह को, रमेश निशंक पोखरियाल को, यानी रमेश पोखरियाल निशंक को या डॉक्टर हर्षवर्धन को? बताना है किनको। जल्दी से फटाफट से बताएंगे कि किनको। चलिए, अगर हाल ही में किसे ब्रिटेन के वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है, तो जल्दी से आंसर करिए किसका होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, अगर किसे ब्रिटेन के वातायन के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वे हैं रमेश पोखरियाल निशंक को। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिखर के सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2000 में, मतलब कि 2020 में किसे बुकर पुरस्कार दिया गया था? मारिका लुसाका को, मारिका लुसाका रीजनबेल्ट को, डगलस एस्टुअर्ट को, पोल जाचेरिका को, हरिहरन को? बताइए कि किन्हें बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? डगलस एस्टुअर्ट को, पोल जाचेरिया को, हरिहरन को? चलिए, तो किसे बुकर पुरस्कार 2020 से मिला है? तो सबको पता है कि यह मिला था 2020 में डगलस एस्टुअर्ट को। किसको मिला था? डगलस एस्टुअर्ट को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस, ध्यान से मारिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विजय वल्लभ सुरीश्वर, वल्लभ भाई पटेल? आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है किनके नामों पे? महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, वल्लभ भाई पटेल? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि यह आपसे पूछा है। स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, बताना है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है कौन? महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विजय वल्लभ सुरीश्वर, वल्लभ भाई पटेल? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होता तो वल्लभ भाई पटेल होता, लेकिन स्टैच्यू ऑफ पीस हो गया। तो एगो पीस का भी याद रखना है कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जो हैं, कौन है? विजय वल्लभ सुरीश्वर। पीस के लिए विजय होंगे, क्योंकि विजय वल्लभ सुरीश्वर जो हैं पीस के लिए, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हैं वल्लभ भाई पटेल हैं। ये आपके क्वेश्चन थे। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसार स्थल में शामिल कर दिया गया है? बताना है लोनार। बताइए कि लोनार जो रामसार है इसमें दर्जा दिया गया है किसको? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में है? बताइए कि लोनार कहाँ है? जल्दी से बताएंगे। लोनार रामसार कहाँ स्थित है? लोनार रामसार कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइए कि जो लोनार रामसार है कहाँ स्थित है? तो चलिए, अगर जो है कौन?
लोनार रामसार जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अभी उत्तर प्रदेश से कौन आया है, तो उत्तर प्रदेश से आया है सूर है सरोवर है। तो कहेंगे कि सूर सरोवर जो रामसार अभी आया है वह उत्तर प्रदेश में, जबकि लोनार जो है उसको रामसार में शामिल किया गया है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह थे आज के आपके क्वेश्चन थे जो कि सेट नंबर 9 का था। और यह सुबह वाले सेट का यह क्या है 9 आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो यह क्या था, हम लोगों का यह 9th नंबर सेट था। सुबह में हम लोग जुड़ते हैं 6 बजे और 8 बजे, फिर मिलते हैं हम लोग सुपर 25 के साथ रात्रि 9 बजे 24वें सेट के साथ, उसमें जुड़ना न भूलिए। तो सुबह 6 बजे भी जुड़िए क्योंकि 6 बजे उपस्थिति सभी लोगों का कम रह रहा है। तो 6 बजे में भाई, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स ला रहा है, वहाँ पे आपको मात्र 30 से 45 मिनट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। और उसके साथ तो 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस उसमें करिए, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसमें, 30 दुना के 60 और 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रात में करिए। कुल मिला के एक दिन में 100 को 30 60 आप 85 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करिए, 100 नंबर का सेट मारिए, 185 क्वेश्चन है और बाकी दिन भर मैथ रीजनिंग पढ़ते रहिए, इतना ध्यान देना है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लाइक और शेयर भी कर दिए होते तो अच्छा होता। चलिए फिर मिलते हैं कल इस क्लास में 9th नंबर 10th क्लास में। तो कल सुबह मिलेंगे 6 बजे और आज रात्रि मिलेंगे कितने बजे, तो आज रात्रि हम लोग मिलेंगे 9 बजे सुपर 20 के साथ। तो अपने अपने क्लासों को अटेंड करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं रात्रि 9 बजे।